1961 में व्हाइट हाउस से विदा लेते समय अमेरिका के राष्ट्रपति डेविड डी एइजनहावर ने एक ऐसी चेतावनी दी जो आज भी सुपर पावर्स को असहज कर देती है। उन्होंने कहा, In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह सिस्टम के फ्यूचर की वार्निंग थी। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया, जिससे उसका सेंट्रलाइज्ड डिफेंस प्रोडक्शन नेटवर्क भी बिखर गया। फैक्ट्रीज अलग देश में चले गई, सप्लाई चेन कट गई। रसिया को अपने डिफेंस स्ट्रक्चर को स्टेबल करने में सालों लगे। फिर अमेरिका में 1995 में लॉकहीड मार्टिन बना। आज यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट करते हैं। And threat breeders. Champions of science. Technology. And progress. We are Lockheed Martin. We are Lockheed Martin. We are Lockheed Martin. 2015 के बाद शी जिनपिंग ने चाइना में मिलिट्री सिविल फ्यूजन को लागू किया, जिसमें प्राइवेट इनोवेशन को शामिल किया गया, लेकिन अल्टीमेट पावर स्टेट के पास में नहीं रखा गया। हाइब्रिड मॉडल। And civil military fusion. My name is Joel Wuthnow. I'm a research fellow at National Defense University in the China Center. CCP has adopted a whole of system strategy called military civil fusion that seeks to harness and synchronize all state resources for military and economic development, eliminating barriers between the national defense and economic systems in China. अब सवाल इंडिया का है। 2001 में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट एंट्री स्टार्ट हुई और 2020 तक FDI लिमिट 74% बढ़ गई। सवाल सिंपल है, क्या इंडिया रसिया जैसा हैवी स्टेट मॉडल फॉलो करेगा, अमेरिका जैसा प्राइवेट ड्रिवन डिफेंस स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, या फिर चाइना की तरह एक कंट्रोल हाइब्रिड मॉडल बना रहा है? Our next story is about nuclear power. For 6 decades, this sector remained closed in India. The government was the only player, but now they're opening it so that private companies can participate. हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर में भी कदम उठाने जा रहे हैं। हम न्यूक्लियर सेक्टर को भी ओपन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इतिहास एक बात साफ बताता है, जब डिफेंस स्ट्रक्चर बदलता है तो सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बदलती, पावर का बैलेंस भी बदलता है और अक्सर डिफेंस में लिया हुआ फैसला रिवर्सिबल नहीं होता। भारत का इतिहास युद्ध से भरा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य हो या छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे राजाओं के पास अपनी इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग थी। बहुत पहले जब मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तब वार राजाओं के बीच होते थे। परमानेंट डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री या स्ट्रक्चर, मिलिट्री इंडस्ट्री जैसा कुछ नहीं होता था। सेना ज्यादातर राजाओं के प्रति वफादार होती थी और हथियार लोकल लोहार कारखाने बनाते थे। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने तोपों का यूज किया और वहीं से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में गन पावर वारफेयर का स्ट्रक्चर यूज होना स्ट्रॉन्ग हुआ। तब डिफेंस सिस्टम कोई ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नहीं थी, बल्कि पावर का एक्सटेंशन था। फिर साल बदले और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और धीरे धीरे ट्रेड से टेरिटरी कंट्रोल तक पहुंच गई। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने मिलिट्री कंट्रोल स्टेब्लिश किया। यहां से इंडिया में ऑर्गेनाइज कॉलोनियल मिलिट्री प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। 1757 में कोसीपोरा कोलकाता के पास में गन एंड सेल फैक्ट्री स्टेब्लिश हुआ, क्योंकि ब्रिटिश को अपनी कॉलोनियल आर्मी के लिए लोकल प्रोडक्शन चाहिए था। और 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया और डिफेंस प्रोडक्शन पूरा इंपीरियल इंटरेस्ट के लिए रीस्ट्रक्चर हुआ। फिर 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तब कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज तो थी, लेकिन एडवांस डिजाइन कैपेबिलिटी और रिसर्च इकोसिस्टम ऑलमोस्ट नहीं था। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मेरे चैनल का एनालिटिक देखिए। वीडियो को देखने वाले सिर्फ 1% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और 99% लोगों ने नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वापस पॉइंट पर आते हैं। 1947 एंड 48 के पहले इंडो पाक वार ने क्लियर कर दिया कि इंपोर्टेड सामान पर ज्यादा डिपेंडेंट रहना रिस्की है, क्योंकि उस टाइम हमारे देश में मैक्सिमम हथियार दूसरे देश से आते थे। आजादी के बाद हमने वही सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। हमने बनाया PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका मतलब ऐसी कंपनी जिसका मालिक सरकार हो, जैसे HAL या फिर DRDO। इसी बैकग्राउंड में 1958 में DRDO बनाया गया ताकि इंडिजीनियस डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूशनल लेवल पर स्टार्ट हो। 1962 का चाइना वॉर का टर्निंग पॉइंट था। एयर पावर और मॉडर्न इक्विपमेंट की कमी एक्सपोज हुई। 1964 के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को स्ट्रेंथ किया गया, क्योंकि एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन और मेंटेनेंस को प्रायोरिटी देनी थी। और एक साल बाद 1965 और 1971 के वॉर्स में एम्यूनेशन और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन की इंपॉर्टेंस और क्लियर कर दी। और इसी पीरियड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने
रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट किया। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया का डिफेंस मॉडल लार्जली स्टेट कंट्रोल रहा और सोवियत यूनियन के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज बने। लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तब स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस में डिसरप्शन आए क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट अलग अलग नए कंट्रीज में चली गई थी। इसी साल इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी स्टार्ट हुआ, लेकिन डिफेंस सेक्टर तबे मेनली पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में रहा। 80s और 90s में बोफोर्स जैसे घोटाले हुए क्योंकि हम हमेशा बाहर की OEM पर निर्भर रहे। OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। वो असली कंपनी होती है जो वेपन डिजाइन करती है, जैसे रसिया की रोसोबोर्न एक्सपर्ट या फ्रांस की डसाल्ट। पहले प्राइवेट कंपनी को डिफेंस में आना मना था, डर था कि सीक्रेट लीक हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? डिले और करप्शन। और आपको तो पता ही होगा, हमारे देश में लगभग हर सरकारी नौकरी करने वाला अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करता और कुछ पैसों के लिए ये देश बेच दे। ईमान तो बहुत छोटी चीज है। 2001 में पहली बार प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री अलाउ हुई। रीजन सिंपल था, मॉडर्नाइजेशन स्लो थी, इंपोर्ट्स हाई थे और टेक्नोलॉजी गैप क्लियर था। FDI लिमिट उस वक्त 26% रखी गई ताकि फॉरेन टेक्नोलॉजी आए, लेकिन ओनरशिप कंट्रोल इंडिया के हाथ में ही रहे। 20s के दौरान एंट्री होती बड़े खिलाड़ियों की। टाटा, इन्होंने एयरबस के साथ डील की। ये इंडिया में पहली बार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए। First project of its kind under which military aircraft will be manufactured in India by a consortium of Airbus Defence and Space and Tata Advanced Systems Limited. महिंद्रा एंड L&T ये सबमरीन और गन्स बना रहे थे। अभी तक आपको ये न्यूज मिल चुकी होगी कि L&T और नवांशा के बीच में SAT क्लास की सबमरीन्स को लेकर एक अग्रीमेंट साइन हुआ है और अब प्रोजेक्ट 75I में L&T नवांशा के सबमरीन के साथ में उतरेगा। अडानी ने इजराइल की कंपनी से मिलकर ड्रोन्स बनाए। This is the story of Drishti 10 Starliner. It all began with a vision, edged by the unwavering spirit of our chairman, Mr. Gautam Adani. He saw not just an opportunity to make a humble contribution to Indian Armed Forces, but a nation. और 2014 के बाद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एग्रेसिवली पुश किया। 2016 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका एम था कि इंडिया प्राइवेट कंपनीज फॉरेन OEMs के साथ मिलकर सबमरीन, फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म बनाए। और 2020 में FDI लिमिट ऑटोमेटिक रूट से 74% कर दी गई। The government is likely to hike FDI limit for defense companies with existing licenses under the automatic route. And those companies were allowed to get FDI in the range of 74%. It was 49% earlier as the cap, that was increased to 74%. गवर्नमेंट का लॉजिक क्लियर था कि अगर एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए तो फॉरेन कंपनीज को मेजॉरिटी स्टेक की फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी। 2021 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का डिसॉल्व करके 7 नए डिफेंस PSU बनाए गए, क्योंकि आर्गुमेंट था कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी। ग्लोबल लेवल पर अलग अलग मॉडल दिखे। 1995 में लॉकहीड मार्टिन बना, जो US डिफेंस कंसोलिडेशन का सिंबल था, और अमेरिका में डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा हिस्सा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरी तरफ 2015 के बाद शी जिनपिंग ने चाइना में मिलिट्री सिविल फ्यूजन को फॉर्मल पुश दिया, जिसमें प्राइवेट टेक फर्म्स को डिफेंस इकोसिस्टम में इंटीग्रेट किया गया, लेकिन फाइनल कंट्रोल स्टेट के पास ही रखा गया। आज 2020 में इंडिया एक ट्रांजिशन फेज में है, जहां पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट इंडियन कंपनीज और फॉरेन कोलैबोरेशन तीनों पैरेलल चल रहे हैं। 2023-24 का बजट का लगभग 5.9 लाख करोड़ रुपीस लिया था, जिसमें कैपिटल आउटले मॉडर्नाइजेशन के लिए एलोकेट हुआ। फिर भी सिपरी की डाटा के हिसाब से 2010 और 20 पीरियड में इंडिया टॉप आर्म इंपोर्ट्स में रहा है, जो दिखाता है कि सेल्फ रिलायंस प्रोसेस में कंप्लीट नहीं हुई। अगर 16th सेंचुरी की तोपों से लेकर 21st सेंचुरी की मिसाइल सिस्टम तक का सफर देखें तो पैटर्न क्लियर दिखता है कि डिफेंस सिस्टम हमेशा जियोपॉलिटिकल प्रेशर या फिर इकोनॉमिक कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी एक्सेस के हिसाब से इवॉल्व होता है। जब स्ट्रक्चर चेंज होता है तो सिर्फ ओनरशिप नहीं बदलती, बल्कि सप्लाई चेन्स, इनोवेशन स्पीड और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी इंपैक्ट होती है। इसीलिए डिफेंस रिफॉर्म्स एक पॉलिसी डिजाइन नहीं होता, बल्कि देश का पावर आर्किटेक्ट भी डिजाइन होता है, और उसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि डिकेड तक चलता है। आज इंडिया आर्मेनिया को मिसाइल और फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच रहा है। ये तभी मुमकिन है जब प्राइवेट सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग का स्केल स्टार्ट किया। क्या ये बुरा है? नहीं, पर हमें ध्यान रखना होगा कि मोनोपोली ना हो जाए, सिर्फ 1-2 लोगों के पास ही सब कुछ ना रहे। जैसे गवर्नमेंट ने अडानी को 1 रुपये स्क्वायर फीट पर जमीन दे दी थी, और आपको पानी भी 20 रुपये लीटर मिलता है। उसके लिए नरेंद्र मोदी ने आपको 1 रुपये पर स्क्वायर फीट जमीन दी थी। 1 रुपये में जो जमीन दे दिया है, तलवार से लेकर तेजस तक भारत ने लंबा सफर तय किया है। अब वक्त है कि हम बायर नहीं क्रिएटर बने, पर पता नहीं कब तक। ये कहने में बहुत गर्व होता है, इंडिया में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन उससे पहले भूखे लोगों को खाना और बेरोजगार को नौकरी मिल जाती तो ज़्यादा बढ़िया होता। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, और अपना ओपिनियन देना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।